वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने मत करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टोटल आर्मी। अब इसमें जरा आगे चलें तो मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी चीज जो हमारी सराउंडिंग में हो मैटर है। तो क्या शेडो और साउंड भी मैटर है? नहीं। कोई भी चीज जो मास या स्पेस ऑक्यूपाई करे वो, जैसे आप अभी कहीं बैठे हो तो आपका कुछ मास है और आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो। और अगर थोड़ा और डिटेल में जाएं तो कोई भी ऐसी चीज जिसका एटम या मॉलिक्यूल से बनी हुई हो तो उसे हम कहेंगे मैटर। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। यहां से आगे चलें। स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती है? वो तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनके बारे में कुछ बातें आप जान लीजिए। देखिए, सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है, जैसे आपके हाथ में पेन, रबड़, कॉपी या कुछ होगी तो सॉलिड है। लिक्विड जो होता है वो नॉन रिजिड होता है, मतलब आप पानी में अपना हाथ फहरा पाते हो कि अगर यहां इसमें हाथ डालो तो। एंड तीसरा है गैस। गैस भी रिजिड नहीं होता। गैस में भी आप हवा में अगर अपना हाथ फहराओ तो आराम से फहरा लेते होगे, कोई दिक्कत नहीं आती होगी। अब इसमें क्या होता है, सॉलिड में जो शेप होती है फिक्स होती है एंड वॉल्यूम भी फिक्स होता है कि अगर मान लो कोई चीज पेन की शेप में है तो उसी शेप में रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी देर बाद बड़ी हो जाएगी। अगली लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल अभी आपने बकेट में पानी डाला है, अब उसे उठाकर आप मग में डाल दो तो उसकी शेप बदल जाएगी, बट उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। मतलब अगर 2 लीटर का पानी है तो 2 लीटर का ही रहेगा। अगली बात करें गैस की। गैस की कोई शेप नहीं होती। आप अभी अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो उस रूम की शेप के अकॉर्डिंग वो ले लेगा, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग फैल जाता है। फॉर एग्जांपल अभी ये सॉलिड की मॉलिक्यूल्स हैं, आसपास हैं, अगर इसमें आप लिक्विड गैस फॉर्म में कर देंगे तो फैल जाएंगे वो। इसका कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। आप गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। अभी कंप्रेस क्या होता है हम बात करते हैं। कंप्रेस एक फॉर्म ऑफ एबिलिटी होती है तीन स्टेट्स ऑफ मैटर की, कि वो कितना दबाए जा सकते हैं या इनको कितना छोटा करा जा सकता है दबाकर। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं। फॉर एग्जांपल आप लोग खाली बोतल ले लो, कोई भी एक बिस्लरी की खाली बोतल है आपके पास, आपने उसको दबाया, वो दब जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें खाली एयर है और एयर बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। अब मान लो आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल नई नहीं खरीदी, उसकी सील तक भी नहीं खोली आपने, ठीक है, आप उसको दबाने की कोशिश करो बोतल को, तो थोड़ी सी प्रेस हो जाएगी। अब वही बोतल को, कोको कोला की जो बोतल है जिसकी आपने सील नहीं खोली है, उसको आप फ्रिज में रख दो और अगले दिन आप देखोगे तो पूरी तरह से जम जाएगी। अब उसको दबाने की कोशिश करो तो वो पत्थर जैसी हो जाएगी, तो वो सॉलिड बन जाती है, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है। इसका मतलब क्या है, जो गैस होता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है और सॉलिड की सबसे ज्यादा कम होती है। यहां तक भी आप समझ गए होंगे। अब यहां से आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट्स ऑफ मैटर की। देखिए, हमने बताया कि तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनको अचीव कैसे किया जाए? फॉर एग्जांपल आपके पास आइस है, बर्फ। अगर आपको उसे सीधे लिक्विड में बदलना हो तो आपको मेल्टिंग करना होगा, पिघलाना होगा उसे। अगर कोई चीज लिक्विड में है, अगर आपको उसे गैस में कन्वर्ट करना है तो उसको आप हीट दोगे तो हवा में उड़ जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। अगर मान लो सॉलिड को सीधे आपको गैस में कन्वर्ट करना है, मतलब सॉलिड से सीधे भाप में बनाना है, तो उसका प्रोसेस है सब्लिमेशन। अगर मान लो उसी गैस को वापस आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसका प्रोसेस है डिपोजिशन। अब इसमें दो और प्रोसेस और हैं, क्या क्या है जरा मैं बताता हूं, स्क्रीन साफ करता हूं आपके लिए। पहले पहला है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन क्या होता है, अगर कोई गैस है उसको लिक्विड में बदलना है तो हम उसे कहेंगे लिक्विफिकेशन, और कोई लिक्विड है उसको सॉलिड में बदलना है तो हम उसे कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। यहां तक की बात आपको याद हो गई होगी। अब यहां से आपको एक बात याद रखनी है कि ये एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आता है कि सॉलिड के लिए लिक्विड के लिए क्या होगा, लिक्विड है तो गैस में क्या होगा, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में क्या होगा। और अगर यहां से डायरेक्टली जंप करना हो, फॉर एग्जांपल हमें सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस में। देखिए, हम अभी तक आप अपने घर में बोलते आए होंगे, जैसे मौसम का हाल कितना है, आप कहोगे आज ना यार 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत गर्मी हो रही है बहुत। तो हम नॉर्मली इस सेल्सियस को इस्तेमाल करते हैं, बट दो साइंटिस्ट थे, केल्विन और फ़ारेनहाइट, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ टेम्परेचर खाली मौसम का हाल बताने के लिए काम नहीं आएंगे, बहुत चीजों में काम आएंगे। लिक्विड का, या कहीं डॉक्टर के पास काम आना है, या किसी लेबोरेटरी में काम आना है, या किसी फैक्ट्री में काम आना है, तो वहां पर ये डिग्री सेल्सियस काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें कुछ नया प्रोसेस चाहिए, तो उन्होंने निकाला केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। केल्विन ने कहा कि देखो एक फॉर्मूला बनाते हैं डिग्री सेल्सियस के बेस पे। उसमें क्या करते हैं, जो भी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें अगर हम 273.15 को ऐड कर दें तो केल्विन नाम का टेम्परेचर आ जाएगा। ओके। फिर दूसरा बताया फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट ने क्या कहा, अगर मेरे वाले केस में आप डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 उसमें प्लस कर दो, फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ओके। फिर फ़ारेनहाइट ने कहा कि आपको क्या बात पता है, डॉक्टर जब आपको कहता है कि 104 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी मैं गलत बोल गया, 104 डिग्री बुखार है आपको,
तो इसका मतलब होता है कि वो फ़ारेनहाइट में बोल रहा है, ना कि वो डिग्री सेल्सियस में बोल रहा है। हम में से काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने शायद बुखार 104 डिग्री सेल्सियस में बताया होगा। नहीं, सोच के देखिए, 100 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबल जाता है, करेक्ट। तो अगर मान लो आपको 100 डिग्री बुखार हो, तो सबसे पहले तो आपका खून उबलना शुरू हो जाएगा, और आपके माथे पे तो आराम से पराठा, मैगी कुछ भी बना सकते हो, चाय बना लो, कुछ भी बना लो। तो ऐसा नहीं होता है। आपका जो टेम्परेचर वहां पे बताया जाता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो यहां पर आपका टेम्परेचर बॉडी का 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो जो आपका आंसर आएगा वो 104 आएगा। तो डॉक्टर का आएगा 104 बुखार है। ऐसे यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से जरा हम आगे चलें। अब समझेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मैंने आपको मेल्टिंग बताया था, पिघलना, सॉलिड का लिक्विड में बदलने को कहते हैं मेल्टिंग। एंड बॉइलिंग क्या होता है कि जो लिक्विड है उसको अगर हम गैस में बदलना चाहते हैं तो वहां पर यूज होता है बॉइलिंग। अब यहां से आपको समझना है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आइस है, ये सामने आपके आइस दिख रही है, इस आइस को हम गर्म करना शुरू करें तो किसी पॉइंट पे आके पिघलना शुरू होगा ना। वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ये लिक्विड है, अब इस लिक्विड को हम उबालना शुरू करें तो किसी पॉइंट पे आकर भाप बनना शुरू होगा, तो उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, बहुत पूछी जाती है। आप कहोगे कि वुड है, अब वुड में मेल्टिंग पॉइंट कब आएगा, हम वुड को आग लगाएंगे, तो वुड में मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा। वुड में आएगा इग्निशन टेम्परेचर, कि लकड़ी में आग कब लगेगी। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं यहां से। अब बात करते हैं इवेपोरेशन की एंड बॉइलिंग की। अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों होते सिमिलर हैं, बट प्रोसेस अलग है। भाई बॉइलिंग क्या होता है, आपने मैगी बनाने से पहले जो पानी उबालते हो ना, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग, जिसमें आपको बहुत सारे बुलबुले दिखते हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो सरफेस होती है ना, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ना शुरू कर देते हैं, इसे इवेपोरेशन कहते हैं। आम बात में तो समझ में आ गया, बट इसमें थोड़ा और डीप में जाते हैं। बॉइलिंग में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल, वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे इतने सारे आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना, इनमें से कोई सा भी उड़ के हवा में चला जाएगा। समझ रहे हो बात आप। बट इवेपोरेशन में सिर्फ ये सरफेस से ही उड़ेगा, कभी कोई भी रैंडम मॉलिक्यूल नहीं उड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है। यहां से आगे चलते हैं। जो इवेपोरेशन होता है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। अब देखिए टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। मान लो बहुत धूप है, मई की गर्मी चल रही है, तो अराउंड अगर आप यूपी में रहते हैं या औरंगाबाद में रहते हैं या मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, तो आपको बहुत गर्मी फेस करनी पड़ रही होगी। तो वहां पर जो होगा इवेपोरेशन तेजी से होगा इस सरफेस से। पानी उबलेगा नहीं, पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, पर अगर मान लो वहां पर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, तो इस सरफेस से पानी उड़ना शुरू हो जाएगा बहुत तेजी से, और 45 हो जाता है तो और तेजी से उड़ना शुरू हो जाएगा। इसका ये मतलब है। इसके बाद अगला आता है सरफेस एरिया। देखिए, आपसे कहा जाता होगा मम्मी या पापा के द्वारा कि बेटा कपड़े फैला के सुखाया करो। क्यों? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है ना, उतनी जल्दी जो वाटर होता है वो वहां से उड़ जाता है। तो आपके कपड़े जो गीले होते हैं, अगर उनको आपको उड़ाना हो, मतलब कपड़ों को उड़ाना कह रहा हूं मैं, उसमें से पानी को उड़ाना हो, गीले कपड़े सुखाने हो, तो आपको सिंपल उसको ज्यादा से ज्यादा फैला के सुखाना होगा। जितना ज्यादा फैला के सुखाओगे उतनी जल्दी कपड़ा सूखेगा। आगे चलते हैं। अगला है विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप जिम से आए हो, भाग कर आए हो कुछ, और आप एकदम से पंखा चला दो, तो आपके ऊपर से जितना पसीना होता है ना, विद इन अ मिनट उड़ जाता होगा और आपको बड़ी ठंडक लगती होगी। तो उसे ही हम इवेपोरेशन करते हैं। जैसे ही आपका पंखा चलता है तो आपसे जो पसीना उड़ जाता है उसे कहते हैं हम इवेपोरेशन अगेन। तो जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेजी से इवेपोरेशन होगा, ये बात भी आपको याद रखनी है। लास्ट है ह्यूमिडिटी। आपने बारिश के मौसम में कभी कपड़े सुखाने की कोशिश की होगी तो सूखते नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, मतलब जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम इवेपोरेशन होगा। अब जरा इसे समराइज कर देता हूं फटाफट आपके लिए। देखिए, टेम्परेचर ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा, विंड स्पीड ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा, इवेपोरेशन कम। तो यहां पर ही एक्सेप्शन है, बाकी सब जगह सेम है। आगे चलते हैं। अब आते हैं एक नई चीज पे। इवेपोरेशन की बात करेंगे हम, थोड़ा अलग स्टाइल में बात करेंगे एग्जांपल के साथ। अब आता है कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन क्लॉथ्स में क्या होता है, आप खेल कर आए हैं या जिम से आ रहे हैं आप, तो आपके पास बहुत पसीने होते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि पंखे में बैठते ही आपका सारा का सारा पसीना उड़ जाता है, तो उसके बाद आपको ठंडक बहुत महसूस होती है।
वो क्यों होती है? क्योंकि जो पसीना होता है वो पोर्स में जाके बैठ जाता है, जो आपके क्लोथ्स होते हैं, और यही एक एग्जांपल हो गया इवेपोरेशन का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कॉटन क्लॉथ्स में जब पसीना या पानी कुछ रह जाता है तो बाद में वो उड़ने के बाद हमें ठंडक क्यों महसूस होती है? तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो वो है इवेपोरेशन। अगला है मटका। आपने गर्मी में मटके से पानी पिया होगा तो वो ठंडा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि मटके में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें पानी जो होता है जमा हो जाता है। तो जब वो उड़ता है ना, तो वो पूरे के पूरे मटके को ठंडा कर देता है। इसका रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हीट होती है। तो वो जो हीट होती है वो इस मटके को भी इफेक्ट करना चाह रही होती है, पर वो इफेक्ट किसे कर रही होती है? ये छोटे छोटे पानी के जो एरिया होता है, मतलब जो पानी पानी जो पोर्स में बस चुका होता है ना, उसको इफेक्ट करती है खाली। तो जब वो उसे इफेक्ट करती है वो उड़ जाता है, तो कोई हीट उसके आसपास जो होती है वो वहां से खत्म हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली मटका ठंडा लगने लगता है। अब इसके बाद आगे चलें। अब बात करते हैं चिल वाटर बोतल की। देखो, आपने ऐसी वाटर बोतल देखी होगी आई एम श्योर, जिसपे ऐसे बबल्स आ रखे होते हैं। तो ये जो पानी होता है, ये बोतल के अंदर का पानी होता है या बाहर का पानी होता है? देखिए, ये पानी होता है बाहर का। हमारी हवा में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, चाहे बारिश का मौसम हो या बारिश का मौसम ना हो। तो क्या होता है, जो वार्म एयर होती है इसके चारों तरफ, वो क्या करती है, वो कंडेंस होना शुरू कर देती है इस ठंडे वाले एरिया में। क्योंकि ठंड, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ठंडी बोतल पकड़ी हो तो आपको ठंडा महसूस करते हैं। भाई आपने दुकान पे गए, दुकान पे जाके आपने कहा कि एक ठंडी पानी की बोतल दे दो, तो आप ठंडा कैसे चेक करते हो? उसे पकड़ के। तो जो सामने आसपास जो एयर होती है जो बहुत गर्म होती है, वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है इस बॉटल के ऊपर, और ठंडी होकर वो बबल्स फॉर्म में आपको यहां पर दिखती है छोटी छोटी। तो ये एक फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये आपको याद रखना है। अब तक हमने, मैं आपको थोड़ा समराइज कराता हूं, जो ये समर में क्लोथ्स का था वो मड पॉट का था, ये एग्जांपल था इवेपोरेशन का। और जो मैं आपको ये वाला एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल है कंडेंसेशन का। बात याद रखनी है आपको। आगे चलते हैं। अब आते हैं लेटेंट हीट पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। लेटेंट हीट मतलब क्या होता है? लेटेंट शब्द का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई हीट। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, एक पानी रखा गैस के ऊपर उबलने के लिए। तो शुरुआत में उबलने से पहले जब आपने क्लिनिकल थर्मामीटर, जो फ़ारेनहाइट में होता है, जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, उससे जब आपने टेम्परेचर नापा तो आपको 30 डिग्री सेल्सियस पता लगा कि पानी का टेम्परेचर है। ठीक है, आपने उसे उबलना शुरू किया और ऐसे बुलबुले होने शुरू हो गए, और उसके बाद उसमें से ऐसे स्टीम निकलने लगी। ठीक है, बट जब वो उबल गया तो उसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस। आपने नाप लिया उसे कि भाई पहले उबलने से पहले था 30 डिग्री सेल्सियस, उबलने के बाद हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। पर वो उबल रहा है, 15 मिनट हो गए उबल रहा है, और अब तक उबलते उबलते उसका टेम्परेचर अब भी 100 डिग्री सेल्सियस है। क्यों? वहां पर एग्जांपल आ जाता है लेटेंट हीट का। और वो लेटेंट हीट का सबसे बड़ा उदाहरण यहां से मिलेगा। ये जो स्टीम बाहर निकलनी है ना, ये कैसे, मैं समझाता हूं। आपके ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से कुछ। तो सरफेस पे तो ऐसे होते हैं भाई, टॉप पर एक मॉलिक्यूल्स होंगे और इनके नीचे एक मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इनमें ना एक अट्रैक्शन फोर्स होती है, इस तरह से ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं एकदम। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जब टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो वो जो टेम्परेचर यूज करते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल यूज करना शुरू कर देते हैं। वो उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से निकलने के लिए, कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को यहां से निकलना है। तो यहां से वो फ्रीली हवा में निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो एक्स्ट्रा हीट आ रही थी वो अपने आजाद होने के लिए ले रहे थे वो। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां से आगे चलते हैं। लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो होती है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रही हो, इसी प्रोसेस के द्वारा कि पहले वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपने आप को बाकी मॉलिक्यूल से आजाद करते हैं और फिर हवा में उड़ जाते हैं। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई? ये होता है वीडियो को एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। वैसे तो ये बताने की आपको जरूरत है नहीं, और अगर बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो खाने पे इन्वाइट करें। मैं लेता हूं आपसे विदा। हैशटैग वाशनिंग करके कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी मैसेज हो वो बताइए, मैं श्योरली उसके बारे में अप्लाई करूंगा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।